बांग्लादेश से आए हुए लोग, हमें ये पता नहीं है कि लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, आज यहाँ आकर बस रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं और हमारे व्यापारी भाइयों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ का जनमानस जब उनके नाम देखता है तो आप उनके नाम देखिए, उन्होंने हिंदू नाम रखे हुए हैं, हिंदू नाम रखकर अपनी दुकानें चलाते हैं। तब जाके हमें पता लगता है, जब उनकी सच्चाई पता चलती है, हमारी भोली भाली छोटी लड़कियों को बहला फुसला कर जब भगा कर चले जाते हैं, तब पता लगता है कि ये शहजादे कोई और रहीम खान थे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। आपने अभी इन महाशय को सुना, किस तरह की हेट स्पीच, जो नफरती भाषण है वो दे रहे हैं, खासकर एक समुदाय के खिलाफ, और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कैसे अगर ये सब कुछ नहीं होता है जो अपनी चेतावनी में कह रहे हैं तो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये तस्वीरें आप ये देखिए, ये तस्वीरें पिछली बार नाज़ी जर्मनी, जो हिटलर का जर्मनी था, वहाँ देखी गई थी। जो वहाँ की स्थानीय यहूदी आबादी थी, उनके घरों और दुकानों को इसी तरह चिन्हित किया गया था। ये क्रॉस का जो आप मार्क देख रहे हैं, यानी इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, इनके कारोबार ख़त्म कर दिए जाएं, ये लोग यहाँ नहीं रह सकते। इसका कोई भी मायने आप निकाल सकते हैं। इनको चिन्हित किया जा रहा है। ये उत्तराखंड के मुसलमानों की दुकानें हैं जो इस कदर खौफ और डर के साए में जी रहे हैं, और पुलिस वहाँ पर पूरे तरीके से नाकारापन दिखा रही है। ये पोस्टर आप ये देखिए जो दुकानों पे छपे हुए हैं। ये पोस्टर कह रहे हैं कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो ये वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान, देवभूमि की रक्षा कर रहे हैं ये लोग जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ये पोस्टर्स तो हटा दिए हैं, लेकिन क्या वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है, जो मुस्लिम कारोबारी हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, साइकिल के पंक्चर लगाने वाले लोग, सब्जियां बेचने वाले लोग, और मैं देख रही थी तरह तरह के अलग अलग काम करने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले जो तमाम तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ ये पूरा कदम उठाया जा रहा है। तो 27 मई को ये रिपोर्ट हुआ था कि किस तरीके से जो 22 दुकानदार हैं पुरुलिया इलाके के, तमाम मुस्लिम हैं, ये तमाम खौफ के साए में भाग गए, और 27 तारीख से लेकर अब तक वहाँ पर ये दुकानें बंद हैं। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी खबर है, और पूरी खबर जो मुख्य धारा का तथाकथित मीडिया है उससे पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, पूरी तरीके से गायब है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से ये जो पूरा सांप्रदायिकरण हुआ है एक ऐसी ज़मीन का, एक ऐसे राज्य का जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ देवों का निवास होता है, जहाँ भगवान की कृपा होती है, वहाँ पर कैसे गरीब और कमज़ोर समुदाय के कुछ लोगों को किस तरीके से मार कर, डरा कर भगाया जा रहा है कि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी न मिले। एक ऐसी ज़मीन पर जिसको कहा जाता है कि देवभूमि है। तो यहाँ पर करीब 650-700 जो दुकानें हैं, उनमें 30-40 दुकानें इस तरह की हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की हैं। अब उनमें कुछ वो उनके मालिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो किराए पर रहने वाले हैं। तो 42 ऐसे दुकानदार हैं जिसमें कि ठेली लगाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, साइकिल की रिपेयर का काम करते हैं, और इस तरह के छोटे मोटे कारोबार करते हैं जो वहाँ से पूरे तरीके से हट गए हैं। और वहाँ जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। उन्होंने बाकायदा मेमोरेंडम दिया है गवर्नर को एसडीएम के ज़रिए, एसडीएम देवानंद शर्मा के ज़रिए, और कहा है कि इस तरह के जो ये कारोबारी हैं, ख़ासकर इस समुदाय के लोग जो ख़ास कम्युनिटी के हैं, समुदाय के हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए ताकि हम सुरक्षित महसूस कर सकें। तो हुआ कुछ यूँ कि एक नाबालिग लड़की को अगवा करने का काम 2 लड़कों ने किया, ये बताया जा रहा है पुलिस के ज़रिए। उबैद नाम का लड़का है और जितेंद्र कुमार सैनी नाम का है। उबैद 24 साल का है, जितेंद्र 23 साल का है। इन्होंने एक 9वीं क्लास की नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश की, जिसको स्थानीय लोगों ने अपनी, मैं कहूँगी, कोशिश से इसको नाकाम कर दिया, और अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 27 तारीख को जब ये हुआ, तब से लेकर अब तक पूरे इलाके में जिस तरह का माहौल है कि पूरे समुदाय को पनिश किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये 2 लोग जिनमें एक मुसलमान भी है इत्तेफाक से, उसने ये काम किया है। जैसे कि ये माना जाए कि यहाँ रहने वाले तमाम जो उत्तराखंड के लगभग 14% मुसलमान हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे थे, कोई संगठित अपराध था, ये सब कुछ शामिल थे कि चलिए 9 साल की इस लड़की को अगवा किया जाए। मैं कहती हूँ कि इस व्यक्ति को, देश के इन दोनों व्यक्ति को, जो ये जितेंद्र है और उबैद है, इनको देश के कानून के तहत जितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए। जो सज़ा है लॉ ऑफ द
लैंड, जो हमारे देश का कानून है उसके तहत। इसमें आम लोग कल को क्या इस तरह होने लगेगा कि अगर किसी ने किसी का खून किया है तो क्या खून के बदले खून होगा? क्या भारत में कानून का राज खत्म हो गया है? क्या कल को किसी और समुदाय का व्यक्ति अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम को अंजाम देता है, इस घिनौनी हरकत को कि एक 9वीं क्लास की छोटी नाबालिग बच्ची को अगवा करने का या उसके साथ तमाम किसी भी तरह का जो योजना बना रहे थे ये लोग करने का, अगर ये कोशिश कर रहे थे, तो क्या उस पूरे समुदाय को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी? लेकिन ये पूरी कहानी समझना ज़रूरी है कि इस पूरी कहानी में किस तरीके से जो सांप्रदायिकरण हुआ है वो एक तरफ से नहीं हुआ है। ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं, ये इस व्यक्ति का जो भाषण देख रहे हैं आप, नफरती भाषण, जिस पर पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो ये है कि जो अननोन लोग हैं, अनजान लोग, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और इसके अलावा ये जो लोग हैं, पुलिस ने क्या कहा ये भी एक ख़ास बात है। वायर की रिपोर्ट देखिए आप, जिसमें जब पूछा गया कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मीन के मालिक हैं, इन लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने कहा कि आपको अपने जो मकान मालिक हैं उनसे एक गारंटी लानी पड़ेगी कि आप जो कुछ भी करेंगे, यानी गलत तो सही करेंगे, उसके ज़िम्मेदार आपके मकान मालिक होंगे। और इसके बाद कम से कम 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो लीज़ है वो रद्द कर दी है, ये बताया जा रहा है। तो उसमें पुलिस का ये कहना है, जो पुरौला के एसएचओ हैं खजान सिंह चौहान, द वायर की रिपोर्ट ही कहती है, वो ये कह रहे हैं कि ये मकान मालिक और किराएदार के बीच की बात है। अगर वो किराए पे नहीं देना चाहते अपना मकान या अपनी दुकान हिंदू या मुसलमान को, तो दूसरे कास्ट के या दूसरे धर्म के लोगों को, तो इसमें उनका अपनी निजी उनकी आज़ादी है। इसमें पुलिस क्या कर सकती है, ये बात कह रहे हैं एसएचओ साहब कि इसमें पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस की इसमें क्या जिम्मेदारी है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कारोबारी को, ट्रेडर को छोड़ने के लिए कहा गया, वहाँ से जाने के लिए कहा गया है, किसी ने हेट स्पीच भी नहीं दी है, कोई नफरती भाषण भी किसी ने नहीं दिया है, और हमारे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और वायर को उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख के महापंचायत का जो अल्टीमेटम दिया गया है कि जब तक आप नहीं गए तो आप, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर पुलिस का ये कहना है कि जो महापंचायत है वो कौन कर रहा है, महापंचायत ऐसे अपने मन से क्या करा देंगे महापंचायत, परमिशन लेने कोई नहीं आया। ये सब बातें जो चौहान साहब हैं उन्होंने फ़ोन पर द वायर को बताई, यानी उनको महापंचायत का कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई आज्ञा लेने अभी तक नहीं आया है, तो क्या अपने मन से वो कर देंगे। तो ये 650-700 जो दुकानें हैं पुरुलिया की मेन मार्केट की, इसमें 30-40 सिर्फ, आप ये सोचिए कितनी बड़ी तादाद रही होगी, जिससे खौफजदा हो गए वहाँ के लोग, जिनको पूरे तरीके से इस पूरी देवभूमि का एक बदतरीन सांप्रदायिकरण की जो लगातार कोशिश हो रही है पिछले 5-7 साल से, मैं कहूँगी वो कोशिश हो रही है। इसमें भाजपा के लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, मुख्यमंत्री का क्या रवैया है वो भी देखने वाला है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप ये देखिए कि 27 मई से अब ये लगातार चल रहा है, 10 दिन से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी खबर को कोई जगह नहीं मिल पाई है। अब इस पूरे ये भी बताया जा रहा है, अलग अलग खबरों के मुताबिक, मैं ये सबरंग की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि न सिर्फ कि एक जो कस्बा है उसमें ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, बल्कि आसपास के जो टाउन्स हैं, यानी बाराकोट का एक जिक्र किया है यहाँ भी इसी तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं, जहाँ की ये ब्लैक जो क्रॉस मार्क्स हैं ये लगाए जा रहे हैं, और ये एक तरह का साइन है कि उनके बिजनेस को बॉयकॉट किया जा रहा है। इसके अलावा जो बोर्ड्स हैं दुकानों के, वो रिमूव किए गए हैं कुछ। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। जो लोकल ट्रेडर्स हैं उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बताया कि ये पोस्टर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि या तो आप यहाँ से चले जाइए या फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 30 दुकानें 26 मई से बंद हैं। इस तरह की चीज़ें कही हैं। एक मेमोरेंडम जो मुस्लिम परिवार हैं उन्होंने भी पुरुलिया के एसडीएम को दिया है और कहा है कि किस तरीके की जो सुरक्षा और ख़ासकर जो कारोबारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, उस पर ध्यान दे प्रशासन। ये मेमोरेंडम सौंपा है मुस्लिम परिवारों ने भी। तो ये पूरा जो 2022 में जब भाजपा यहाँ जीत कर दोबारा आई थी, उसके बाद से हमने जिस कदर एक जो चेहरा देखा है उत्तर प्रदेश में, हमने अब तक देखा था कि मुस्लिम समुदाय के साथ
किस तरह का बर्ताव लगातार होता रहा है, किस तरीके से लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, भारत का संविधान ऐसा लगता है कि वहाँ काम करना बंद हो गया है, एक तरह से एक दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पे ही रहने को मजबूर हो गए हैं मुसलमान उत्तर प्रदेश के। लेकिन ये जो पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, जहाँ आबादी बहुत कम है मुसलमानों की, और ख़ासकर वहाँ ये बड़ा ही पहाड़ी लोग बड़े शांतिप्रिय लोग माने जाते रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सांप्रदायिक या जातीय आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव इतिहास में देखा गया है पिछले दशकों में। लेकिन यहाँ इस भूमि को भी किस तरह से यहाँ जहर फैलाने की तमाम तर कोशिशें हो रही हैं, उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वहाँ आम लोगों का, उसका आप उदाहरण देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले 90 दिनों में 330 से ज़्यादा मज़ारों को ढाया गया है। और ये हेडलाइन आप ये देखिए कि किस तरीके से अखबार खुद ये कह रहे हैं कि कोई लैंड जिहाद हो रहा है उत्तराखंड में, और उसके उस लैंड जिहाद पर जो धामी साहब हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना बुलडोज़र चला दिया है। ये कह रहे हैं वहाँ पर, अखबार किस तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं जो वहाँ सांप्रदायिक नीतियाँ हैं, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन और मुख्यमंत्री की जो नीतियाँ हैं उनके लिए। तो पुष्कर सिंह धामी एक नए उत्तराखंड के निर्माण का दावा कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सभी जो अवैध मज़ार हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था कुछ ही हफ्ते पहले, उन्होंने कहा था कि 1000 से ज़्यादा जो जगह हैं उनकी पहचान की गई है, और जहाँ अनावश्यक यानी गैर ज़रूरी मज़ार का निर्माण किया गया, उनकी जांच जब हमने की तो उनके नीचे कोई अवशेष नहीं मिले थे। यानी जिन लोगों को दफनाया गया था उनके अवशेष नहीं थे, उन शवों के जिनके लिए मज़ार बनाई गई थी वो अवशेष नहीं थे। और हम ये कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जबरन अतिक्रमण नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी खबर जहां 3 महीने के भीतर 300 से ज़्यादा मज़ार ढाए जा रहे हैं, और धामी साहब कह रहे हैं कि 1000 जगहों की पहचान की गई है। अभी तक इस पर राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान नहीं गया है। अगर ध्यान जा रहा है तो वो ये कि किस तरीके से पुष्कर धामी एक नया उत्तराखंड बना रहे हैं, और वहाँ पर तमाम तरह का तथाकथित जो लैंड जिहाद हो रहा है उस पर बुलडोज़र चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर अपनी एक आधिकारिक जो प्रतिक्रिया इस पर दी है और कहा है कि किस तरीके से ये सांप्रदायिकरण हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वही जगह है, ये वही उत्तराखंड है जहाँ पर तथाकथित धर्म संसद हुई थी, और वहाँ खुलेआम नरसिंहानंद जैसे लोगों ने खुलेआम वहाँ पर भाषण दिए थे, और किस तरह से कहा था कि 2 करोड़ या जितने 2 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम करना होगा। ये तमाम चीज़ें वहाँ कही गई थी कि 20 मिलियन 2 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम होगा। तमाम तरह की जो सेक्सुअल वायलेंस है उसकी धमकियाँ भी इन्हीं मंचों से दी गई थी, और कुछ भी इस व्यक्ति का आपने देखा कि बिगड़ता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये वही जगह है जिसको लगातार पिछले 5-7 साल से जिसका सांप्रदायिकरण करने की लगातार कोशिश हो रही थी। और इसी बीच आज की ही इस खबर के बीच में एक और खबर पढ़ रही थी कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, वाडनगर में जिस स्कूल में वो पढ़े थे उस स्कूल को एक तरह का प्रेरणा केंद्र बनाया जा रहा है। ये प्रेरणा केंद्र ऐसा होगा जहां ज़िले के जो देश के 750 ज़िले हैं वहां से 2-2 बच्चे चुने जाएंगे, और उन्हें हफ्ते भर की ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी। अब ये बच्चे क्या पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्कूल में? वो ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो पूरे जो हमारा जीवन का अनुभव है उस पर फोकस होगा, और ये रियल लाइफ जो हीरोज़ हैं, जो हमारे मौजूदा वक्त के असली ज़िंदगी के जो नायक हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा और उनको साहस और करुणा के बारे में समझाया जाएगा। मैं सोच रही थी कि क्या इन्हें मुख्यमंत्री को वहाँ भेज दिया जाए नरेंद्र मोदी के स्कूल में, या ये तमाम जो नफ़रती लोग हैं इनको वहाँ पे भेज दिया जाए कि करुणा के बारे में समझ सकें, ये समझ सकें कि कैसे करुणा और साहस के बगैर नायक नहीं बनते। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि मैंने ये भी पढ़ा कि प्रधानमंत्री खुद इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने खुद ये कहा कि देवभूमि को कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इस देवभूमि की संस्कृति और जो धार्मिक सभ्यता है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, और वो ये चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर सेटल किया जाए। खुद प्रधानमंत्री का ये बयान था उत्तराखंड चुनाव के कैंपेन के दौरान। तो ये पूरा जो मैं सोच रही थी कि शायद ये नरेंद्र मोदी के स्कूल में जाकर ये जो सांप्रदायिक लोग हैं जिनके अंदर करुणा नहीं है, जिनके अंदर दया नहीं है, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, वाडनगर के स्कूल में जाके शायद ये कुछ सीख पाएँ, तो वो भी मुझे लगता है कि नाकाम रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मुसलमान हैं, चाहे 30-40 दुकानों वाले ही सही, एक लोकतंत्र में और एक खासकर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं एक देश की रूह को हिला देने के लिए काफ़ी हैं, जहां एक समुदाय के लोगों को
इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ रहा है, जहां क्रॉस लगा के उनकी दुकानों को ये बताया जा रहा है कि आपके साथ आपकी पहचान की वजह से, आपकी धार्मिक पहचान की वजह से इस तरह के सुलूक का सामना करना पड़ेगा, और जो प्रशासन है वो इसको देखता रहेगा, हाथ पर हाथ रखे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।